हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जाके वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति वंश से। तो गुप्त वंश जब समाप्त हो गया था, जब गुप्त वंश का पतन हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्र थे तो उनमें अलग अलग राजवंश स्थापित हो गए थे, जिनमें से प्रमुख थे मैत्रिक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, परवर्ती वंश और गौड़ वंश। तो ये प्रमुख वंश थे और इन वंशों में भी जो सबसे विशाल साम्राज्य जिस वंश का था वो था पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि जब गुप्त वंश का पतन हो गया था उसके बाद भारत के किन किन क्षेत्रों में किन किन राजवंशों का शासन था। तो हम चलते हैं पहले वर्तमान में जो हरियाणा क्षेत्र है उसकी एक जगह थी थानेश्वर, तो वहां पर जो है पुष्यभूति वंश का उदय हुआ था। अगला है बिहार और उत्तर प्रदेश, और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज वाला क्षेत्र है वहां पर जो है मौखरी वंश का उदय हुआ था। असम, असम को जो है पहले क्या कहा जाता था, कामरूप। कहीं एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बना भी है कि असम का प्राचीन नाम क्या था, तो जो असम का प्राचीन नाम था वो था कामरूप। अगला है जो बंगाल क्षेत्र था उस पर गौड़ वंश ने शासन किया था, और गौड़ वंश का जो प्रमुख शासक था वो था शशांक। शशांक के ही द्वारा क्या किया गया था, जो बोध गया में बोधि वृक्ष था जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या की थी, उस वृक्ष को कटवा दिया था शशांक के द्वारा, और शशांक क्या था, गौड़ वंश का शासक था। अगला है मध्य प्रदेश, तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश क्षेत्र को मालवा क्षेत्र कहा जाता था, और मालवा का जो प्रमुख शासक था वो था देवगुप्त। अगला है जो दक्षिण भारत है वहां पर जो है चालुक्य वंश ने जो है अपना शासन स्थापित किया था, जहां का जो प्रमुख शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसके द्वारा ऐहोल अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश जो कि सबसे ज्यादा सशक्त और विस्तृत वंश था, तो पहला था पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति, और इसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। तो आपको याद रखना है कि जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था वो था पुष्यभूति, और उसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। और थानेश्वर वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो थानेश्वर है जो कि पुष्यभूति वंश की राजधानी थी वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आती है वर्तमान समय में। अगला है जो पुष्यभूति वंश है तो उसके शासन की जानकारी के जो स्रोत है वो कौन कौन से थे, तो वो भी देखेंगे हम। तो पहला था बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हर्षचरित। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था, तो बाणभट्ट जो है हर्ष का राजकवि था। तो बाणभट्ट से क्वेश्चन बनता है कि बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इसके द्वारा हर्षचरित और एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कादम्बरी। तो इससे हमें हर्षकालीन जानकारी मिलती है या फिर पुष्यभूति राजवंश की जानकारी मिलती है। अगला था वेंगसांग। तो वेंगसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और वेंगसांग जो है चीन का यात्री था, और इसके द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई था उसका नाम था सीयू की, और सीयू की ग्रंथ से ही हमको जानकारी मिलती है पुष्यभूति वंश के बारे में। अगला है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया गया था, जिससे हमको जानकारी मिलती है हर्षकालीन या फिर पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। पुलकेशिन और हर्ष के मध्य युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें जो है हर्ष की पराजय हो गई थी और पुलकेशिन की जो है विजय हो गई थी। तो इसका भी जो साक्ष्य मिलता है हमको वो मिलता है ऐहोल अभिलेख से। अगला है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। वैसे तो राजतरंगिणी जो जानकारी देती है वो जानकारी देती है कश्मीर के इतिहास के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत इससे जो है हर्षकालीन जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये भी एक स्रोत है पुष्यभूति वंश के बारे में जानने के लिए। तो ये स्रोत है पुष्यभूति वंश के जानकारी के, जिनसे हमको जो है पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। आगे हम देखेंगे पुष्यभूति वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो जो इसका प्रमुख शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। वैसे तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की थी वो पुष्यभूति ने की थी, लेकिन उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए जिससे जो राज्य है उसका वो सुदृढ़ हो सके। लेकिन जो प्रभाकर वर्धन था वो इस वंश का प्रभावशाली शासक था, जिसे परम भट्टारक या महाराजा धीराज की उपाधियां प्राप्त थी। तो आपको याद रखना है कि जो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था या फिर प्रथम प्रभावशाली शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। और इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, तो इसको जो उपाधियां मिली थी वो मिली थी परम भट्टारक और महाराजा धीराज की। और इसी के समय क्या हुआ था, हुणों का आक्रमण भी हुआ था।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्यभूति वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, तो वो था प्रभाकर वर्धन। अगला है, जो प्रभाकर वर्धन था उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था यशोमती, और यशोमती के 3 बच्चे थे, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो जो पुत्र थे उनमें प्रथम था राज्यवर्धन और उसी का छोटा भाई था हर्षवर्धन, और जो पुत्री थी वो थी राज्यश्री। तो आपको याद रखना है कि प्रभाकर की एक पत्नी थी जिसका नाम था यशोमती और उनके 3 बच्चे थे। तो पहला था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। आगे चलकर क्या होता है कि जो राज्यश्री होती है उसका विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ करा दिया जाता है। लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है, जो मालवा शासक होता है जिसका नाम होता है देवगुप्त, तो वो क्या करता है, ग्रहवर्मा पर आक्रमण करके उसकी हत्या करवा देता है। जिसके बाद जो राज्यश्री होती है वो विधवा हो जाती है, और जो मालवा नरेश देवगुप्त था वो राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है। जिसके कारण क्या होता है, आगे जो राज्यवर्धन होता है जो कि राज्यश्री का भाई होता है, बड़ा भाई, तो राज्यवर्धन क्या करता है, मालवा नरेश देवगुप्त पर हमला करता है और देवगुप्त को मार देता है। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र होता है जो कि होता है गौड़ नरेश शशांक, तो ये क्या करता है, शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। जिसके बाद हर्षवर्धन जो है शासक बन जाता है 16 वर्ष की आयु में। तो जो गौड़ नरेश शशांक होता है वो शैव धर्म का अनुयायी होता है, और यही क्या करता है, जो बोधि वृक्ष होता है, यानी कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी जिस वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, वैसे तो वो पीपल का वृक्ष था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध वहां पर तपस्या करके अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो इस बोधि वृक्ष को कटवा देता है शशांक, क्योंकि वो शैव धर्म को मानता था, इसीलिए उसने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बोधि वृक्ष को कटवा दिया। आगे चलकर जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो 606 ईस्वी में, यानी कि 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। तो वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करता है, शशांक पर हमला करता है और शशांक को भी मार देता है। जिसके बाद वो जो कन्नौज क्षेत्र होता है जो शशांक के अधीन होता है तो उसको अपने अधिकार में ले लेता है। तो कहानी एक बार हम दोबारा समझेंगे कि क्या होता है। जो प्रभाकर वर्धन होता है उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है यशोमती, और उनके 3 बच्चे होते हैं। पहले जो बड़ा बेटा होता है वो होता है राज्यवर्धन, और उसके बाद होता है हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है राज्यश्री। तो राज्यश्री का विवाह करा दिया जाता है मोखरी राजा ग्रहवर्मा से। लेकिन ग्रहवर्मा का युद्ध हो जाता है देवगुप्त से, और देवगुप्त कहाँ का शासक था, वो था मालवा का शासक। लेकिन इसमें विजय हो जाती है देवगुप्त की, और वो ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। जिसके बाद जो राज्यश्री होती है वो विधवा हो जाती है। जब राज्यश्री विधवा होती है तो जो राज्यश्री का जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन क्या करता है, देवगुप्त पर आक्रमण कर देता है और देवगुप्त को मार देता है। लेकिन जो देवगुप्त होता है उसी का एक दोस्त होता है, या फिर मित्र कह सकते हैं हम उसे, मित्र होता है, तो वो होता है गौड़ नरेश शशांक। तो गौड़ नरेश शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर देता है। जिसके बाद राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद जो हर्षवर्धन होता है वो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर का शासक बनता है। जो हर्षवर्धन होता है वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक पर आक्रमण करता है और शशांक को मार देता है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, जो शशांक के अधिकार में राज्य था जो कि कन्नौज राज्य था, उस पर जो है हर्षवर्धन का शासन हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि जो हर्षवर्धन होता है उसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शिलादित्य के नाम से किस पुष्यभूति वंश के शासक को जाना जाता है, तो वो जाना जाता था हर्षवर्धन को। अब परम बंटवारा की उपाधि भी हर्षवर्धन ने ले रखी थी। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हर्षवर्धन को अन्य किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था शिलादित्य के नाम से। और इसने कौन सी उपाधि ली थी, तो इसने ली थी परम बंटवारा की। आगे चलकर क्या होता है कि जो हर्ष होता है जब वो कन्नौज का शासक बन जाता है तो वो क्या करता है, कन्नौज क्षेत्र को अपनी राजधानी बना देता है, क्योंकि जो उसकी बहन होती है वो कन्नौज पर शासन करने में सक्षम नहीं होती। जिसके बाद जो हर्षवर्धन होता है, हर्षवर्धन क्या करता है, कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बना देता है। आगे चलकर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में युद्ध होता है, जो कि कहाँ होता है, नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें जो हर्ष होता है वो पराजित हो जाता है और पुलकेशिन द्वितीय होता है जो वो विजयी हो जाता है। इसी उपलक्ष्य में जो पुलकेशिन द्वितीय होता है वो ऐहोल अभिलेख का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऐहोल अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है, तो उसका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है
जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड रहता है तो उसी टाइम पे वेंगसांग जो कि एक चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। और हर्षवर्धन के दरबार में जब ये आता है तो ये एक ग्रंथ की रचना करता है जिसका नाम होता है सी यू की, जिसमें 138 देशों का विवरण होता है और इसी में जो है हर्षकालीन समाज की ये जानकारी भी देता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था वेंगसांग। और कब आया था? 630 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था वो था सी यू की, जिससे हमें हर्षकालीन जानकारी मिलती है। अगला है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के जो दंत अवशेष थे उनको बलपूर्वक प्राप्त कर दिया है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो कश्मीर का इतिहास है जो राजतरंगिणी में लिखा गया है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि जो हर्ष होता है वो कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लेता है। अगला है, हर्ष अपने कुल देवता शिव का उपासक होता है, यानी कि जो उसके पूर्वज होते हैं वो अपने कुल देवता शिव को मानते हैं। और जो हर्ष होता है वो भी अपने पूर्वजों की भांति अपने कुल देवता शिव की उपासना करता था। लेकिन जब उसके दरबार में चीनी यात्री वेंगसांग आता है तो वो क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसकी जो महायान शाखा है उसको जो है उसका अनुयायी बन जाता है। और जो महायान शाखा है उसको राज्यश्रेय प्रदान कर देता है, यानी कि सभी लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, इसका वो फैसला करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो हर्ष है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तो जो हर्ष था वो महायान शाखा का अनुयायी था बौद्ध धर्म में। और वो पूर्णतः क्या हो जाता है, इसके बाद बौद्ध बन जाता है जब उसके दरबार में वेंगसांग आता है। अगला है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष में समारोह आयोजित होते थे और जिसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था मोक्ष परिषद। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हर्ष के काल में जो प्रयाग नामक क्षेत्र था वहां प्रत्येक 5वें वर्ष में समारोह आयोजित होते थे, तो उसे क्या कहा जाता था, उस समारोह को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था मोक्ष परिषद। और जब 6वां समारोह आयोजित हुआ था तो उस टाइम पे वेंगसांग भी वहां शामिल हुआ था। अगला है, जो बाण भट्ट था वो हर्ष के दरबार में कवि था और उसने 2 ग्रंथों की रचना की थी। पहली तो की थी हर्षचरित और दूसरी की थी कादम्बरी की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे कि बाण भट्ट के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उनके नाम क्या थे, तो उनका नाम था, पहला था हर्षचरित, अगला था कादम्बरी। तो ये दोनों ही आपको नोट रखने हैं। अगला है, जो हर्ष था उसने 3 नाटक ग्रंथों की रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा में थे। तो पहला था प्रियदर्शनी, दूसरा था रत्नावली और अगला था नागानंद। तो तीनों यानी कि ये तीनों जो नाटक थे इन ग्रंथों की जो रचना की थी वो की थी हर्ष ने। लेकिन इसमें एक अपवाद भी आता है कि जो ये तीनों नाटक ग्रंथ है इसकी रचना हर्ष ने ना करके बल्कि धावक नामक कवि ने की थी। लेकिन जो हर्ष होता है वो धावक को पुरस्कार दे देता है और कहता है कि ये जो तीनों रचनाएं हैं उनकी रचना मेरे नाम से कर, यानी कि जो उसका लेखक बताना, तो सबको ये बताना कि इसकी जो रचना की थी वो मैंने की थी, यानी कि हर्ष ने की थी। तो धावक क्या करता है, हर्ष से पुरस्कार लेकर ये तीनों जो रचनाएं हैं वो हर्ष के नाम पर कर देता है। ऐसा कहा जाता है, कितनी किताबों में ऐसा लिखा गया है। लेकिन जब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो वो हर्ष के नाम से बनता है कि जो प्रियदर्शनी है, रत्नावली है और नागानंद है, इनकी रचना किसने की थी, तो वो की थी हर्ष ने। अगला है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हर्ष को। लेकिन जो हर्ष होता है वो तो ना ही कट्टर हिंदू होता है और ना ही पूरे देश का सम्राट होता है। कट्टर हिंदू इसे इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि बाद में जाकर क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण ये कट्टर हिंदू नहीं कहलाता, क्योंकि जो इसके पूर्वज थे और कुछ समय तक ये भी क्या करता था, शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में जब वेंगसांग इसके दरबार में आता है तो वेंगसांग के प्रभाव के कारण ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में जो है एक समारोह आयोजित करता है जो कि बौद्ध धर्म के नाम पर ही होता है। तो इससे इसको कट्टर हिंदू नहीं कहा जा सकता। और अगला था कि ये पूरे देश का सम्राट नहीं था, क्योंकि इसके टाइम पे कई राजवंश अनेक भारत के अनेक जगहों में राज कर रहे थे, तो इसीलिए पूरे देश का सम्राट नहीं था। अगला हम देख लेते हैं हर्षकालीन सामाजिक व्यवस्था, यानी कि हर्ष ने अपने समाज में जितने कार्य किए थे उनमें जो मुख्य अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, उनको किस नाम से जाना जाता है,
वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो हर्ष के अधीन जो शासक होते थे तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था महाराज या फिर महासामंत। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षकालीन जो उसके अधीन शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था महाराज या फिर महासामंत। अगला है हर्ष की जो मंत्री परिषद थी उसके मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो उनके मंत्रियों को कहा जाता था सचिव या फिर आमित्य। अगला है हर्ष के साम्राज्य में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का जो शासक होता था उसे राजस्थानीय, उपरिक या फिर उसे राष्ट्रीय कहा जाता था। तो हर्ष के साम्राज्य और भुक्ति के जो शासक होते थे उन्हें राजस्थानीय, उपरिक या फिर राष्ट्रीय कहा जाता था। अगला है हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल कहा जाता था, यानी कि जब हर्ष का शासन चल रहा था उसमें जो प्रांतीय शासक होते थे उनके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है जो ग्राम था वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका जो प्रधान होता था उसे ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई होती थी शासन की तो उसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ग्रामक्ष पटलिक। अगला है जो पुलिसकर्मी होते थे उनको चाट या भाट कहा जाता था और दंडपासिक या फिर डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे पुलिस में उन्हें दंडपासिक या फिर डांडिक कहा जाता था। अगला है जब हर्षकालीन शासन चल रहा था तो उस टाइम पे जो मथुरा क्षेत्र था वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनते थे वो मथुरा क्षेत्र में बनते थे हर्ष के समय में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे हर्षकालीन या फिर जिसे हम कहते हैं पुष्यभूति वंश के। तो ये सारे आप नोट करते हुए चलना। तो अब हम देखेंगे एमसीक्यू सीरीज। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट है वो किसे माना गया है? तो भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट है वो हर्षवर्धन को माना गया है। अगला है किस शासक ने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था? तो वो कटवाया था शशांक ने। और शशांक कहाँ का शासक था? गौड़ वंश का शासक था और शशांक ही था जिसने क्या किया था? राज्यश्री की धोखे से हत्या कर दी थी। और शशांक की हत्या किसने की थी? वो की थी हर्ष ने। अगला है बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? तो जो बाणभट्ट रहता था वो किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और बाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकों की रचना की गई, एक तो था हर्षचरित और दूसरा था कादम्बरी। ये भी आपको याद रखना है। अगला है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था वो था पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था प्रथम? तो वो था प्रभाकर वर्धन। तो आपको ये भी याद रखने हैं। और प्रभाकर वर्धन के ही 2 पुत्र थे जिनका नाम था हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। और जो पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री, जिसकी शादी हो जाती है मौखरी के वंश के शासक ग्रहवर्मा से। अगला है हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था तो वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। और इसकी जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से, जो कि पुलकेशिन द्वितीय शासक के द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो विजय होती है वो होती है पुलकेशिन द्वितीय की, यानी कि हर्ष हार जाता है। अगला है प्रियदर्शनी नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो जो प्रियदर्शनी नामक नाटक था जो कि संस्कृत नाटक था उसकी रचना की थी हर्षवर्धन ने। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना कि जो प्रियदर्शनी नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी वो की थी हर्षवर्धन ने। अगला है वेंगसंग किसके दरबार में भारत आया था? तो वेंगसंग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था 630 ईस्वी में। अगला है हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो जो हर्षवर्धन है उसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ही पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक होता है। तो जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे कवर करा दिए हैं और पुष्यभूति वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे भी मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।